अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमज़ान के नए एपिसोड के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद और मैं हूं डॉक्टर सलमान फिरोज। नाजरीन, आज का एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि आज हम एक नया सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसके अंदर मैंने दावत दी है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब को, जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक डाइटिशियन है, बहुत काबिल हमारे भाई हैं, उनका नाम है डाइटिशियन जैन साहब। अच्छा, इन दोनों के साथ हमारी कुछ गुफ्तगू हुई है। आप लोगों को कुछ जनरल सवाल थे कि ब्लड प्रेशर वाला सहरी में क्या, सहरी के हवाले से कि सहरी में क्या खाए ब्लड प्रेशर के साथ, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, शुगर वाला सहरी में क्या खाए, और भी काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं रोज़े के हवाले से। आप इसे देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा सर, रमज़ानुल मुबारक में एक लोग अक्सर सवाल करते हैं कि शुगर के मरीज़ खुराक में क्या खाएं, सहर में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाएं। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? शुगर के मरीज को कभी भी अपने आप को आम लोगों के साथ खुराक के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए कि बाकी लोग ये सारे खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, खजूरें ढेर सारी खा रहे हैं, सहरी में पराठे खा रहे हैं, तो मैं क्यों ना खाऊं, मैंने भी सारा दिन भूखे रहना है। तो वो हजम हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये बेहतरीन मौका है रमज़ान का कि आप इसमें जिन लोगों की शुगर बगैर दवाइयों के कंट्रोल में नहीं है, वो बगैर दवाइयों के रमज़ान में शुगर कंट्रोल कर लें। ये आइडियल मौका है क्योंकि दुनिया तो इंटरमिटेड फास्टिंग पे आ रही है। तो ये कुदरती तौर पे आपकी अल्लाह ताला ने जो आपके लिए ये फास्टिंग बनाई है वो बेहतरीन है। तो उसमें थोड़ी एहतियातें करें। मसलन क्या एहतियात करें? सबसे पहले हम शुरू करते हैं सहर में। तो शहर में एक जो चीज़ है ना कि शहर में सबसे पहले लोग डरते हैं कि यार सुबह उठ के तो हम क्या करेंगे। उठ के पानी पिए, बस खाली पानी पिए। शहर में सुबह उठने पानी पिए, पहले जब उठते हैं पानी अच्छी तरह पी लें। उसके बाद आपने अगर तहज्जुद के नफल पढ़ने पढ़ लें, और उसके बाद फिर आपने जो खाना खाना है उसमें शुगर के मरीज को आमतौर पे होता है कि बहुत ज़्यादा भूख ना लगे। ज़्यादा भूख लगने की जो सबसे मेन वजह है कि आप सिंपल कार्ब्स खाते हैं। सिंपल कार्ब खाने से ये होता है कि कुछ टाइम के बाद, घंटे बाद या डेढ़ घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होता है खून में जाके वो आहिस्ता-आहिस्ता टूटते हैं। वो जितनी डिले से टूटेंगे, यानी कि जितना टाइम लेंगे उतना टाइम आपको भूख नहीं लगेगी। तो हमारे पास कौन-कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप, अगर आपने पराठा खाना है या रोटी खानी है, तो बजाय इसके कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो सफ़ेद आटा या मैदे का पराठा इस्तेमाल करते हैं, आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल कर लें। या पराठा खाना है तो आप थोड़े ऑयल के अंदर वही रोटी को आप चौपड़ लें, तो ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मरीज़ है वो किस कैटेगरी में है। अब कैटेगरी ऑफ मरीज़ मैटर करती है कि डायबिटिक पेशेंट की एज क्या है, उसको शुगर के साथ-साथ दूसरे कौन से क्रॉनिक मसले हैं। अब बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो शुगर के साथ-साथ उनको गुर्दों का मसला भी होता है। अब उस केस में कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर की जो तजवीज़ करदा अद्वियात को निग्लेक्ट किए बगैर अगर आप लो कार्ब के ऊपर रहते हैं, तो आप अपनी डायबिटीज़ को इस महीने के अंदर मैनेज कर सकते हैं। रिवर्स करना खैर थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसको आप मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। नहीं सर, आम दिनों में बंदा फर्ज करें नाश्ते में एक रोटी खाता है। अब शुगर के मरीज को अपनी सहरी को क्या समझना चाहिए? ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा डिनर है, क्या समझे? अब यहाँ बात आती है कि वो खाए क्या सहरी में। पानी तो पी लिया, अब कह दिया कि लो कार्ब पे आ जाए। शुगर का मरीज आमतौर पे समझता है कि अब मैं 2 पराठे खा लूंगा ना, एक खाता हूं तो 2 खा लूंगा तो मेरा 2-3 बजे तक मेरा गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सिंपल कार्ब यानी खाली आटा, सफेद आटा, मैदे जैसा आटा, जो रोटी है ना वो आप खाएंगे तो वो हजम हो जानी है, दोबारा भूख लग जानी है। उसको करना क्या है कि शुगर के मरीज का आटा खास आटा होता है। ऐसा आटा जिसके अंदर अनाज कम से कम है, लेकिन उसके अंदर और चीजें ऐसी होती हैं कि जो शुगर भी नहीं बढ़ाती, जल्दी भूख नहीं लगने देती। जैसे खोपरा उसके अंदर काफी हो, बादाम अखरोट का आटा हो, किनवा हो, हाँ किनवा उसमें ज्यादा हो, थोड़ा जौ हो सकता है, बाकी उसके अंदर मिलेट्स हो सकते हैं, बेसन हो सकता है। इन चीजों के साथ जब लो शुगर आटा बनेगा फिर उसकी रोटी खाए। और उसका भी एक और बेहतर ये है कि साथ प्रोटीन लेनी है। असल में तो प्रोटीन है। अब प्रोटीन लेने के 2 तरीके हैं। या तो आपके चने पके हुए हैं साथ वो ले लें, दाल पकी हुई साथ ले लें। अगर आप अंडा खा सकते हैं तो बेहतर ये है कि आमलेट उसका बना लें ज्यादा सारी सब्जियां डाल के। या दूसरा है कि उसी आमलेट के अंदर ही वो लो शुगर आटे के 2 या 3 चम्मच आटा डाल लें, और उसको देसी घी हल्का सा या कोकोनट लगा के, या घर के कोई भी सीड आपने जैसे कैनोला का ऑयल निकालना है वो लगा के उसका एक पराठा बना लें। तो वो आपको जल्दी हजम नहीं होगा, जल्दी भूख नहीं लगने देगा, शुगर भी नीचे नहीं आने देगा।
इसका एक और तरीका भी होता है कि चूंकि गोश्त को ऐड करना है, जो लोग शामियां खा सकते हैं, खासतौर पे बीफ या मटन की शामियां, तो शुगर के मरीज अगर वो शामियां रखी हुई हैं तो वो अगर आमलेट नहीं खाना चाहता तो वही लो शुगर आटे की वो रोटी बना के हल्की सी चुपड़ के, अगर चुपड़ना चाहता, कोई हेल्दी फैट है ना वो देसी घी, तो उसके साथ अगर वो एक आध शामी खा ले तो वो भी उसका प्रॉपर मील हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये समझ आया आपकी बात से कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हम आम जुबान में समझें तो रोटी या चावल है नाश्ते में, वो कार्बोहाइड्रेट है। वो को कम करना है। अब वो चीज़ जो वो वाले कार्बोहाइड्रेट जो बहुत जल्दी हजम हो जाएंगे, वो आपको जल्दी भूख लगाएंगे, Yes. जिसको कहते हैं काली पड़ रही है। हम्म। अक्सर शुगर के मरीजों को 1-2 बजे के पास उनका शुगर लेवल क्रैश कर जाता है। आपने बताया कि जो चीज़ जितनी स्लो डाइजेस्ट होगी उतना देर बाद उसका रिजल्ट रहेगा। Exactly. आम दिनों में अगर आम आदमी नाश्ते में 2 रोटियां खाता है तो रमज़ान में क्या 3 खाए, 1.5 खाए, कितनी खाए शुगर का मरीज? देखिए, रोटी वो जितनी भी बढ़ाएगा ना, तो रोटी ने एक तो पहले शुगर बढ़ानी है, उसके जिस्म के अंदर फिर इंसुलिन बढ़नी है, उसका पूरा जो सिस्टम है वो उसने ऑलरेडी जिस वजह से बीमार हुआ है वो उसने और बढ़ा दिया है। उसकी बजाय अगर वो ऐसी चीज़ से पेट भरे जिससे उसके खून के अंदर ज़्यादा शुगर ना बढ़े और उसके जिस्म को ज़्यादा इंसुलिन ना बढ़ानी पड़े, लेकिन आपका ज़ुबान भी खुश, आंखें भी खुश और पेट भी भरे और जल्दी तो दोबारा आपका भूख भी ना लगे, यही आइडियल है। और उसके लिए यही है कि उसके खाने में पहले नंबर पे प्रोटीन होनी चाहिए, यानी अंडे, गोश्त, दालें, ये पहले नंबर पे होनी चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर सब्जियां होनी चाहिए, कच्ची या पकी सब्जियां, सलाद या आमलेट के अंदर या सालन के अंदर वो सब्जियां ज्यादा। इसके बाद बारी आती है उसके आटे की। हम कहते हैं वो आटा भी सादा ना ले, वो आटा भी लो शुगर ले, तो फिर उसकी ना ज्यादा जल्दी भूख लगेगी ना शुगर बढ़ेगी, यही आइडियल है उसके लिए। नहीं, ये हम गलती अपनी असल में सिलेक्शन में करते हैं कि Yes. पहली कोशिश ये होती है कि रोटी कितनी खानी, वो आखिरी है, सबसे वो कम सबसे एंड पे है। है। ना भी खाए, अगर अगर जैसे वो कीटोजेनिक डाइट में होता है, अगर वो रोटी या चावल नहीं भी खाता, प्रोटीन और सलाद खाता है, तो आपका जिस्म खुद जितनी जरूरत है ग्लूकोज खुद बना लेगा। अच्छा सर, एक आम ना लस्सी बड़ी चलती है हमारी शहरी में। आम दिनों में अगर हमने कभी दही नहीं खाया तो लस्सी नहीं पी, शहरी में हमने वाजिब किया हुआ अपने पर लस्सी पीने को, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? अगर तो आपको श्योर है कि आपका दूध खालस आ रहा है, दही खालस आ रहा है, वो केमिकल वाला नहीं, आप दही भी खा सकते हैं, आप लस्सी भी उसकी पी सकते हैं, उसकी चाय भी पी सकते हैं। लेकिन जब आपको खुद 300% श्योर है कि ये खालस नहीं है, तो फिर वो केमिकल को आप क्या सेहत समझ रहे हैं? वो तो है ही नहीं। उसकी वजह सादा पानी पी लें, काफ़ी पी लें। काफ़ी आपकी शुगर भी, आपका फैटी लिवर भी ठीक करती है, आपकी कैफीन की एडिक्शन भी पूरी करती है, और दूध जो गलत वाला केमिकल है वो भी नहीं लेते आप। यानी कि लस्सी अगर तो दूध खालिस है फिर ले लें, नहीं तो खाली दही थोड़ा सा खाया जा सकता है। अब देखिए वो हम क्यों खाते हैं, वो कहते, लोगों क्यों कहते हैं दही खा ले, कि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो कम से कम प्रोबायोटिक्स आपको, एटलीस्ट प्रोबायोटिक्स तो आपको मिल रहे हैं ना, और वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, चाय के बारे में आप क्या कहते हैं? चाय, जो लोग चाय पीते हैं ना, उनको अगर आप ये कहें कि चाय ना पिए, वो कहेंगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आप उधर जाएं मैं उधर जाता हूँ, तो आपकी अगली बात भी नहीं सुनेंगे। तो चाय भाई पी लें। अब ये दर्जे हैं चाय के, जैसे वो अफजल दर्जा, कमतर दर्जा, बाकी दर्जे, ये दर्जे हैं। अच्छा, सबसे पहला दर्जा दूध पत्ती का है, कि उसके अंदर खालस दूध के अंदर आपने अगर पत्ती डाली है, मीठा डाला है, शुगर के वजह से ना डाले, तो उसमें अंदर होता है कि उसके अंदर खुद इतनी प्रोटीन होती है कि वो जो आप पत्ती डालते हैं, वो जो टैनन है उसके अंदर वो बाउंड हो के ना, तो वो दूध तो कुर्बान हो गया, वो तो ज़ाया हो गया, लेकिन वो आपकी बाकी फूड को ज़ाया नहीं होने देता। लेकिन अगर आपने वो पतली चाय पीनी है तो उसके अंदर कैलोरीज तो कम होगी उसमें। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हो, दूध कम लें, कैलोरीज। लेकिन दूसरे साइड पे क्या होगा कि उसके अंदर कैफीन और टैनन वही का वही रहेगा, और वो आपकी दूसरी जो कैल्शियम और आयरन और प्रोटीन है उसको बाउंड कर लेगा। अच्छा, अब अगर आप बिल्कुल केमिकल वाला दूध डाल रहे हैं, पाउडर वाला दूध डाल रहे हैं, उसके अंदर तो प्रोटीन है ही नहीं है। तो जो चाय के अंदर जो आपके थी टैनन वगैरह, वो तो वही की वही रहेगी। तो वो टैनन ने तो प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन को बाउंड करना है, तो उसने जो आपने खाना खाया है, उससे आपने अंडे खाए हैं, गोश्त खाए हैं, फिर वो उसको बाउंड करेगा। तो अब ये दर्जे हैं कि आपके कौन से हैं, कितना है।
तो इसमें मैं आपको बता दिया, अब आपको डिसाइड करें। रमज़ान में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो है फाइबर। अब फाइबर क्या काम करता है, आपको देर तक भूख नहीं लगने देता। बहुत सारे लोग सहरी में फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से सारा दिन उनको भूख लगती रहती है और उनके रोज़े मुतासिर होते हैं। लोग क्या समझते हैं कि हमने सारा दिन भूखे रहना है, इसलिए सहरी में ज़्यादा खा लें ताकि हमारा अफ्तारी तक सही तरीके से टाइम गुजर जाए। लेकिन वो जो अब ज़्यादा खा रहे हैं, उस ज़्यादा में अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबर कम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो आपने पेट भर के खाना खाया हुआ है, वो 2 घंटे या 3 घंटे आपके आराम से गुजारेंगे, उसके बाद आपको फिर से भूख स्टार्ट करना शुरू हो जाएगी। तो फाइबर के अच्छे सोर्स कौन से हैं? आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका शामिल कर सकते हैं। अपनी जो आप ऑमलेट बना रहे हैं या कोई रोटी खा रहे हैं, उसका सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान के फूड कल्चर में ट्रेंड ये नहीं है कि सहरी टाइम सलाद खाया जाए, इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि आप दही या लस्सी के अंदर चिया सीड या इसबगोल का छिलका शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी खाना चाह रहे हैं, तो आप अपने ऑमलेट में जो वेजिटेबल चंक्स हैं, यानी कि सब्जियों के छोटे-छोटे टुकड़े करके अपने ऑमलेट में शामिल करके इस तरह सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि भूख लग जाएगी तो क्या होगा। अल्लाह ताला ने आपका सिस्टम रखा है। पहले सबसे पहले आपका जिस्म खाएगा जो खाना है, उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो इस्तेमाल करेगा। वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपके मसल्स के अंदर, आपके पट्ठों के अंदर ग्लाइकोजन एक स्टोर हुआ है, जो खाना फालतू खाया था आपने, तो वो जिस्म वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपको भूख महसूस होगी, थोड़ा सब्र करेंगे, भूख खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब वो भी ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके जिस्म के अंदर जो चर्बी है, फिर उसकी बारी आएगी। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर कुहाने रखी हुई हैं, स्टोर रखे हुए हैं, उसकी बारी तो आने दें। तो ये जो है ना कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, भूख लग जाएगी, वो एक टेम्परेरी है। लेकिन शुगर का मरीज अगर दवाई इग्नोर कर देगा तो वो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। तो दवाई को सर किस तरह मैनेज करें? देखिए, इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने डॉक्टर से पूछे और अपना ब्लड ग्लूकोज रेगुलर मॉनिटर करके अपनी सैर रफ्तार के मुताबिक, अगर वो इतनी अच्छी सैर कर रहा है, इतनी अच्छी रफ्तार कर रहा है कि उसकी दवाई की जरूरत कम हो गई है, तो दवाई कम कर दे। अब ये नहीं कि लो कार्ब डाइट खा रहा है, साथ वो मेडिसिन भी ज्यादा ले रहा है, तो हो सकता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। दवाई आपने सिर्फ वो छोड़नी है जो सिर्फ आपका ग्लूकोज लेवल कम करती है। तो अगर तो आप कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके फॉर्मुलेशन के अंदर आपकी किडनी डिजीज को भी टारगेट किया जा रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जा रहा है, जो कि एज ग्रुप के वाइज हर बंदे की डिफरेंट होती है। 40 साल के लोगों की जो मेडिकेशन है वो 50 साल के लोगों की उम्र से डिफरेंट होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी फास्टिंग के अंदर ग्लूकोज लेवल ठीक आ रहा है, सुबह हार्मोन ठीक आ रहा है और आप वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो आपको बुरे असरात से मुतासिर हो सकते हैं। तो कोशिश करें डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात के ऊपर नेग्लिजेंस शो ना करें। एक तो पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड है, दूसरा खुद ही स्टॉप कर देते हैं, खुद ही बंद कर देते हैं अद्वियात कि हम तो रोज़े रख रहे हैं, रोज़े के तो फ़ायदे ही बहुत हैं। लेकिन जिस तरह आप रख रहे हैं, जिस तरह आप खा पी रहे हैं, उस तरह उसके इस तरह फ़ायदे नहीं मिल सकते। मेडिसिन को निगलेक्ट करना आपके लिए एक बुरे इम्कान का साबित हो सकता है। यानी कि अगर हमने रोज़ा रखना है तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना चाहिए कि हम रोज़ा रखने लगे, हमारी दवाइयों को उस लिहाज से एडजस्ट कर दें। और डॉक्टर सलमान फरोज से भी रब्ता करना चाहिए कि क्या सहरी के बाद या सहरी से पहले वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये है कि जब भी हम सहरी कर लेते हैं ना, तो हमारे जहन में ये होता है कि अब हमने दोपहर का मील तो नहीं लेना, तो हम उसको सहरी में एडजस्ट करके खा के बिल्कुल पेट भर लेते हैं। अब सहरी करके फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने का टाइम आ जाता है, लेकिन तकरीबन इस टाइम के अंदर अंदर आपका पौना घंटा 1 घंटा भी नहीं गुजरा होता और आपने खाना खाया होता है। कम से कम सोने से पहले 3 घंटे पहले अगर खाना खाया हो तो आपकी एडजस्ट रहता है, हजम हो जाता है। अब चूंकि सहरी के फ़ौरन बाद सोना ज़रूरी है, तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये रहती है कि जब भी आपने सहरी की है, नमाज पढ़ने गए हैं, तो पैदल जाना है और कोशिश करें दूर वाली मस्जिद में जाए ताकि चलना पड़े। जब भी वापस आना है तो वॉक लाजमी करनी है। खाने के बाद अगर हम 15 मिनट वॉक करते हैं तो जो मेटाफॉर्मिन आपको इफेक्ट देती है, रिजल्ट देती है, तकरीबन उतना ही इफेक्ट आपको खाली वॉक से मिल जाता है। साथ ही साथ आपको आपने फूड जो खाई है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर 1 घंटा वॉक कर लें, नहीं 1 घंटा वॉक करेंगे तो फिर एनर्जी लेवल लो हो जाएगा ना, उसके बाद सोना भी है, सुबह काम पे भी जाना है। तो कोशिश ये करें कि सहरी करें, उसके बाद आप 15 से 20 मिनट वॉक करके थोड़ा सा खाना हजम करके, ताकि आपको ब्लोटिंग ना हो, और उसके बाद आके आप सो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 11 महीने तो मुताबिक, 1 महीना साढ़े मुताबिक, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें ये है कि रमज़ान एक ऐसा टाइम है जो कि आइडियल टाइम है आपकी रूहानी तौर पे आपको चेंज करने के साथ साथ इसमें जिस्मानी तौर पे भी चेंज करने का बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है।
चाहिए ये कि अगर हम तरीके के साथ सिर्फ रमज़ान के 30 दिन गुजार लेना, तो वो जो 11 महीने के अंदर जो हमने बीमारियां काटनी है, 11 महीने के अंदर जो हमने खर्चा करना है अपनी दवाइयों पे, डॉक्टर्स पे, वो आपका बच सकता है। जिन्हें डॉक्टर साहब ने बात की है कि 11 महीने आप अपनी मर्जी से गुजारे हैं, ये रमजान का महीना हमारी मर्जी से गुजार लें तो आपके बाकी 11 महीने भी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। उलट ना करें। सर मेरा मानना ये है कि जैसे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर एक फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन होता है, हाँ। उस फैक्ट्री रीसेट अगर आप करते हैं तो आपका मोबाइल बिल्कुल साफ हो जाता है, उसके अंदर कोई ऐसी फाइल नहीं, कोई ऐसी मतलब डस्टबिन नहीं है। ऐसे ही मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जो रमजान का ये माह है ना, हमारे लिए फैक्ट्री रीसेट के लिए बनाया है। मैं एक लफ्ज बोलूंगा, अगर रमजान में आपका फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बगैर मेडिसिन के नहीं ठीक हो रही, आप शदीद गलतियां कर रहे हो, आप रोजे ही ठीक नहीं रख रहे, सिर्फ मसनून तरीके से आप रोजे रख लो कि जिसमें बहुत थोड़ा खाना होता था और बाज़ का तो सिर्फ पानी और खजूर से ही रोजा रख लिया जाता था और इसी से इफ्तार कर लिया जाता था और सिर्फ जौ की थोड़ी सी रोटी शोरबे के साथ जो अवेलेबल होती थी थोड़ा सा खा के सारा दिन नॉर्मल लाइफ होती थी, तो आप ठीक हो सकते हो। अच्छा सर, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप रोजे की नीयत खराब कर रहे हैं बीमारियों की स्पेसिफिक डाइट बता के, लेकिन जिस बंदे ने 10 साल फैटी लिवर के साथ जीना है, तो अगर इस माह के अंदर फैटी लिवर रिवर्स कर लेता तो 15 साल जी ले, 5 साल के रोजे एक्स्ट्रा रखे, वो आपका स्वाब ओवरकम भी हो जाता है और आपके जो रोजे हैं आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। तो रोजों की नीयत खराब नहीं होती, अलबत्ता आपने इसमें इस माह में सेहत भी कमानी है और आपने रूहानी तौर के ऊपर स्वाब भी कमाना है। एक और बात अक्सर लोग कहते हैं जी कि रमजान इबादत की बात है, रूहानियत की बात है, आप या खाने पीने की बातें करते हैं। तो भाई हम आपको भी यही बता रहे हैं कि मसनून तरीके तो ये थे, अब आप लोग जो एक्स्ट्रा खा रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है, उसको आपने बेहतर तरीके से कम और अच्छा कैसे करना है ताकि आप बीमार ना हो। तो ये था नाज़रीन आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह आपका निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम।